हेलो। आज हम लोग क्लास 10th के पेपर 4 का मैथ्स का सलूशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में देखते हैं कि क्या क्या आया है। तो पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया है? 3 टर्म्स दिए गए विच आर इन एपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी? कौन सा इनमें से सही होगा जो एपी में होगा? ठीक है, तो हमने क्या करा, इन तीनों टर्म को लिख लिया और इन तीनों टर्म में क्या कर दिया, +2 का एडिशन कर दिया। जैसे ही +2 का एडिशन करेंगे फिर हमने इसका क्या करा, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये 2a ऊपर आ जाएगा, 2a माइनस ए क्या हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही टर्म में क्या आ जाएगा, a + b + c, यानी कि ये सब ऑलरेडी एपी में चलते रहेंगे। किसी भी टर्म में अगर हम 2 का एडिशन करेंगे तो वो एपी में ही रहेगा। एलसीएम ले लिए, ए भी एपी में ही रहेगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब किसी भी टर्म को हम ए बी सी से भी अगर डिवाइड भी कर दें तो भी वो एपी में ही रहेगा। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1/a 1/b 1/c आर इन एपी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लगभग FTRE में भी आया और बिग बैंग में भी आ रहा है, इस बार इसमें भी है। 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। आपको कोई भी पैरेललोग्राम अगर दिया गया है, ठीक है, और उसका चौथा वर्टेक्स अगर बताना है तो बड़ा सिंपल है ये। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो 3 वर्टेक्स आपको पता है पैरेललोग्राम में। ठीक, तो हम क्या जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं। ठीक है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग को इजीली पता ही है। तो दो दो आपको वर्टिसेस पता है तो इसका मिड पॉइंट आपको पता चल जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 से हमें सेंटर के निकल आएंगे पॉइंट। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपको पता चल गए हैं, थर्ड पॉइंट आपको बताना है, तो ये इसका ये भी क्या होगा, ये भी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो फिर से अगेन हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इस वर्टेक्स इस डायगोनल पे, तो हमारा फिर से कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकल आएंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 4, 2। सिंपल क्वेश्चन था, बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। x³ - 3x² + 2x + 5। ठीक है, यहाँ पे पी ए पी बी पी सी आर इक्वल टू 0। अगर हम यानी कि ये इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ये जो यहाँ पे दिया गया है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे आकर 0 हो जा रही है तो इसका मतलब ये a इसका क्या है, रूट है। अगर हम a इसके अंदर पुट कर दें तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका क्या है, रूट है। ठीक है, तो हमने सिंपली इसको क्या करा, हमने 2a 2b 2c लिख लिया और इसको आपस में क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने इसको क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि a + b ab और a × c। तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कैसी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको फॉर्मूले ऑलरेडी बता रखे हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। ठीक, तो a + b + c हमने कंपेयर करके लिख लिया, विच इज़ क्या है, b है, b/a c/a एंड d/a। ठीक है, तो दिस इज -b/a, दिस इज c/a, दिस इज -d/a। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली और क्या कर दी, एक क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी सिंपल। हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, ये मैंने बता रखा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे आपको क्यूबिक जरूर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ b² - 4ac। हम लोग क्या जानते हैं, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, b/a यानी कि b है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा × बीटा यानी कि c/a या c है। ठीक, -b/a होता तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा आर द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स
अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेनी है, तो अगर एक को हमने ए माना है लेट, तो दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा, a+1 हो जाएगा। ठीक, तो b हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के हिसाब से इन दोनों इंटीजर्स का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो b की वैल्यू हो गई 2a+1। c क्या होता है, इन दोनों इंटीजर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, a² + a, और b² माइनस 4c की वैल्यू हमें पता लगानी थी, डायरेक्ट हमने इसके अंदर क्या करा, वैल्यू पुट कर दी और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 1। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको दिया गया ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एट बी सी आर द 2 मीडियंस। ठीक, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये सी ई एक मीडियन है और ए डी एक मीडियन है। ठीक है, तो यानी कि इस मीडियन है तो इसको, इस लाइन को अगर मान लेते हैं 2x लेंथ है तो ये x में डिवाइड करेगा, और ये अगर 2y लेंथ है तो ये y में डिवाइड करेगा। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी आ चुका है, फिर से इसको देख ले रहे हैं। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं, a² + b² इज इक्वल टू ac², हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वैल्यू पुट कर दी सिंपली। ठीक है, एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गई, एक इक्वेशन हम इसमें से देख लेते हैं ABD से। ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से अगेन हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया और फिर से इसमें हमने XY के टर्म में वैल्यू पुट कर दी। हमें दो इसकी लेंथ पता थी, AD की लेंथ पता थी और AC की लेंथ पता थी। ठीक है, AC हमारा था 5 और AD था 3√5/2। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 55/12 अंडर रूट। इसी तरह हमने इसी वैल्यू को फिर दूसरी इक्वेशन में रख के y की भी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आ गई 5/3 अंडर रूट। अब हमने थर्ड वाला एक ट्राइंगल देखेंगे, कौन सा है, EBC। ठीक है, EBC छोटा वाला ट्राइंगल है EBC, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी अगेन पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमको इसका हाइपोटेनियस यानी कि CE की लेंथ पता चल जाएगी, CE इज इक्वल टू √20 विच इज़ 2√5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम रिपीटेड था। नाउ मैथ्स का पेपर थोड़ा सा आसान था, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट डी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है, इसका एक फैक्टर दिया गया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन करने वाला है, मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, मोर देन 1 इसके अंदर करेक्ट होंगे। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसका जो, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा विच शुड बी इक्वल टू 0 होगा। कोई भी चीज़ अगर किसी का फैक्टर है तो इसकी वैल्यू अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली हमने इसको डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। इसमें हमने इसको क्या करा, डिवाइड करते गए। ठीक है, आप और फिर जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट मतलब काटते गए, मतलब सिंप्लीफाई करते गए और सिंप्लीफाई करते गए, हमको एक बड़ा सा एक पार्ट मिल जाएगा, वो हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि अगर ये इसका रूट है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। रिमाइंडर अगर 0 होगा तो, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, रिमाइंडर को हमने 0 कर दिया, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 टर्म आ रहे हैं, तो दोनों ही टर्म क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। पहला टर्म भी इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म भी इक्वल टू 0, तो पूरा ही रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट को 0 करा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को 0 करा तो x इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये 12 माइनस 2p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको p की वैल्यू मिल गई 6। अब हम सेकंड पार्ट को भी 0 कर दें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को भी हमने 0 कर दी, बस यहाँ पे हमने p की वैल्यू क्या रख दी, 6 रख दी। तो अब हमें q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, q की वैल्यू हमें मिल गई है 25। तो दो ऑप्शन सही हैं, p इज इक्वल टू 6 एंड q इज इक्वल टू 25। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिवाइड करने में ही टाइम लग जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज 27, सम ऑफ दियर सीक्वेंस इज 293। ठीक है, सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, तो
ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 3 टर्म्स आपको एपी में दिए जाते हैं तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 टर्म्स अगर एपी में हैं तो हम पहले टर्म को a माइनस डी और दूसरे को a और a प्लस डी मानते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा a प्लस डी और a प्लस 2d नहीं लिए जाते, क्योंकि जैसे ही हम सम करेंगे इसमें a भी बना रहेगा और d भी बना रहेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप 3 टर्म्स लें तो पहले a माइनस डी, a और a प्लस डी को आप लेके चलेंगे, ठीक है। तो वही है सम ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ एपी हमें दिया गया है 27, तो इसका हमने सम कर दिया तो यहाँ पर डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया और a की वैल्यू हमें फर्स्ट टर्म मिल गया विच इज़ 9। और क्या दिया गया, सम ऑफ दियर स्क्वायर, इन्हीं टर्म्स का स्क्वायर का सम कितना दिया गया है 293। तो हमने a की जगह क्या पुट कर दिया 9 जो अभी हमने निकाला था, और इसको डायरेक्ट हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करते ही हमको d क्या आ गया, d इज इक्वल टू √25। √25 मीन्स d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। कॉमन डिफरेंस हमें दो वैल्यू मिल गई, +5 एंड -5। तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक, सिंपल था। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हमें एक एपी का क्वेश्चन मिला है, एपी इज इक्वल टू सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू क्यू। ये ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी बुक्स में देखा हुआ है, सम ऑफ पी टर्म्स एस पी, सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी। ठीक है, ये सिंपल बुकिश क्वेश्चन है। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा। ठीक, तो ये ऑलरेडी इसको हम फिर से एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग की ऑलरेडी सीबीएसई बुक्स में ये क्वेश्चन है। तो सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी है और सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू है। तो इन दोनों को हमने लिख लिया, दोनों में हमने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, और दोनों इक्वेशन को सिंपली क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमको एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, फिर हमको क्या पता करना था, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स को हमने भी डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से हमें नजर आ रही है विच इज इक्वल टू -2। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स कितने आ रहे हैं, माइनस पी प्लस क्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल था। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर्स आर 1 3 एंड, अब एक हमको क्या दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया जिसके अपोजिट कोऑर्डिनेट्स दिए गए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक हमको एक स्क्वायर दिया गया है जिसके अपोजिट वर्टिसेस दिए गए हैं। तो इसकी साइड लेंथ कितनी होगी, एक्स एक्स, सब सारी लेंथ आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। मान लिया हमने एक्स है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालना आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ गई 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू √17। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ द गोट्स। अब यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे कुछ बकरियाँ हैं, बकरियों का झुंड है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जितनी भी बकरियाँ, मान लिया हमने लेट बकरी हमारी हैं के 1/4 कहाँ पे हैं, 1/4 फॉरेस्ट में है। ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर ऑफ द हर्ड्स इज गॉन अप टू द हिल, बाकी हिल पे है। ठीक है, सेकेंड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट रिमेनिंग है 15 गोट्स, वो कहाँ है, वो बैंक ऑफ द रिवर में, नदी के किनारे हैं। ठीक, तो हमें बताना है कितनी बकरियां हैं। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने इसको लिख लिया, मान लिया हमारे पास के बकरी हैं, k/4 जो है वो फॉरेस्ट में है, इसका अंडर रूट का ट्वाइस हिल पे हैं, और रिमेनिंग 15 बकरियां रिवर बैंक पे हैं। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इन तीनों का सम सॉल्व करना शुरू कर दिया, सिंपली एलसीएम लेके। हमको एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक, इसकी वैल्यू निकाल दी, और जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो √k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। हमको बकरियां पता चल गई, बकरियां हमारी कितनी हैं 36। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बोथ जीरोस
बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस, यहाँ पे हमको कुछ दिए गए हैं रूट्स दिए गए, इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, हमें रियल और इक्वल रूट्स दिए गए, ठीक है, एक इक्वेशन के। तो ये इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये इक्वेशन है x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो हमने क्या करा है, सिंपल इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सिंपली सॉल्व करते गए, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, ठीक। तो हमको क्या करा है, कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट का। तो कितना आ जाएगा 4, ये b की वैल्यू रख दी, 4ac को हमने सिंपली रख के सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हमको ये आ जाएगी लास्ट इक्वेशन। तो ये तभी हो सकती है जब a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड c, यानी कि तीनों वैल्यूज आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी, ठीक है। तो ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, 3 साइड्स बराबर हैं, यहाँ पे इनके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो ये इनके अगर मिड पॉइंट्स हैं तो हम लोग सिमिलैरिटी वाले फॉर्मूले से जानते हैं कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। हालांकि ये रूल आप लोग का आप CBSE सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग की अभी भी बुक्स में ये होगा 3rd एक्सरसाइज में, ठीक। तो वहाँ पे आप इसको रख के सॉल्व कर लेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 1/4, ठीक। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 रिपीटेड है, कई बार आया है। नाउ 21 में देखते हैं। 21 में द एरिया ऑफ द स्क्वायर, 21 इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर। अब यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया जिसकी वर्टिसेस सारी दी गई हैं, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें एरिया बताना है। तो इसको हम सिंपली देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसकी सारी वर्टिसेस हमें दी गई हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है और साइड क्या है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल ले तो वही हमारा क्या होगा, वो डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया क्या हो गया 18, ठीक है। 1 लाइन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी ईजी है। यहाँ पे AB प्लस BC प्लस C इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चंस रिपीटेड है लास्ट ईयर के बिग बैंग से ही। अगर हम देखें तो आप लोग के पास मैंने ऑलरेडी पेपर डाल रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं देख के, ठीक है। तो आपको वहाँ से पेपर मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको केवल द्रोणाचार्य का ही पेपर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे अगर AP है तो AP का ही आप बिग बैंग देख लीजिए, AP का ही आप FTRE देख लीजिए, AP में ही आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो AP का पूरा आपका तैयारी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस अगर आप AP चैप्टर उठा रहे हैं तो AP के सारे पेपर्स देख लीजिए। आपको अगर 10 पेपर भी पढ़े हैं तो 10 क्वेश्चन हो गए, और इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से तैयारी करने के लिए बेस्ट हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर पे अभी आप 10-10 क्वेश्चन कर लेंगे, 2 या 3 दिन बच्चे आराम से पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप चैप्टर उठाइए, कौन कौन सा सिलेबस है उसके सिलेबस के हिसाब से आप पुराने पेपर्स को देख लीजिए। आपको सारे अच्छे क्वेश्चन की तैयारी बड़े आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर BC, तो हमने BC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन दी गई थी। क्लियर है। अब हमने यहाँ से A कॉमन ले लिया, A कॉमन लेके फिर हमको क्या मिल गया, ABC। अब हमने क्या करा, BC का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तीनों में LCM क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अब ऊपर के टर्म में हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर में AB प्लस BC प्लस AC, और ये वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग को दे रखी है 0। ये जैसे ही हम 0 रखेंगे पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन A इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नाउ 23rd में अगर हम लोग देखते हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या पता करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। ये सिंपल आप लोग के रेफरेंस बुक में का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी इसको हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में दिया गया है, इसको सिंपली हमने क्या करा, LCM ले लिया, LCM लेके सिंपली सॉल्व कर दिया, और सबको क्या कर दिया, प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग क्या जानते हैं, प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स हम निकाल सकते हैं।
तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, वहाँ से हमने सम ऑफ रूट्स निकाल दिया विच इज़ +1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ -1। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और आंसर आ गया हमारा -4। सिंपल क्वेश्चन था। 24 ये मेरे ख्याल से शायद बिल्कुल ही रिपीटेड है, ये तो लास्ट पेपर में ही आया था, ठीक है। तो ये पूरा ही रिपीटेड है, इसमें कई क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैथ्स थोड़ा इजी हो गया इस चक्कर में, ठीक। यहाँ पे आपको दिया गया है एक, फिर वही फॉर्मूला लग रहा है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनके जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया 1:2 है, दोनों का एरिया एक दूसरे का हाफ है, हम लोग जानते हैं। तो इसका जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 यानी कि 1 और √2 हमारा निकल आया। तो AX/AB का जो रेशियो हो जाएगा वो √2 - 1/√2, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्या दिया गया है, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप 4 पॉइंट दे रखे हैं, बताना है कि इसकी शेप कैसी होगी। तो हमने 4 पॉइंट दे रखे हैं तो इनके बीच की सबकी डिस्टेंस निकाल ली। तो हम क्या देख रहे हैं, सबके जो साइड्स हैं वो बराबर आ रही हैं पर डायगनल्स अलग अलग लेंथ के आ रहे हैं, 18 और 2 के। तो मे बी ये क्या हो सकता है, ये दिस इज रोम्बस शेप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो गिवन द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पे आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, आर इन AP, फाइंड इट्स रूट्स, ठीक है। तो इसको हमें पता करना है, यहाँ पे AP है तो इसमें भी अगर 3 टर्म्स दे रखे हैं तो फिर वही 3 टर्म्स मानेंगे, A-D, A और A+D, ठीक है। सम ऑफ रूट्स यानी कि तीनों को हम सम कर देंगे विच इज़ इक्वल टू, हमें क्या दिया गया है 2, तो A की वैल्यू हमें पता चल गई 4 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें कितना दिया गया है, 28 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम इन तीनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगी। और D की वैल्यू हमारी आ गई है 2, +3 एंड -3। अगर हम +3 रखेंगे तो हम देखते हैं हमारे 3 टर्म्स क्या आते हैं, 1, 4 और 7। और अगर हम -3 रखेंगे तो हमारे 3 टर्म्स क्या आ रहे हैं, 7, 4 एंड 1, मतलब सेम ही आ रहे हैं। तो ऑप्शन ABC 3 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल 0, ठीक। तो फिर वही दोबारा इस क्वेश्चन को एक तरीके से रिपीट ही मानेंगे कि इक्वल जीरोस आ रहे हैं। तो इक्वल जीरोस के लिए हम लोग जानते हैं B² - 4AC = 0। तो ABC की हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली और डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दी और वैल्यू निकाल दी, K की वैल्यू आ गई +-3। ऑप्शन C एंड D आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ये FTRE का ही रिपीटेड लग रहा है क्वेश्चन। यहाँ एक आपको सेंटर दिया गया है और एक सर्किल पे एक पॉइंट दिया गया है और आपको बस वहाँ पे यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, वहाँ पे शायद रेडियस दिया गया था, बस इतना इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूरा ही रिपीटेड है। एक सर्किल है जिसका एक सेंटर है और एक यहाँ पे एक इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट दिया गया है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, रेडियस, यानी कि डायमीटर का हाफ। तो यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो वही फॉर्मूला हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। और डायमीटर हमें कितना दे रखा था, 5√2 है ना, 10√2 दे रखा था, 10√2 / 2 इज 5√2 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारी A की वैल्यू आ गई 5 एंड 3। ऑप्शन B एंड C आर करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द सच रूट्स विद द रियल रूट्स इज फॉर्म्ड सच दैट द रूट रिमेन अनचेंज्ड स्क्वायरिंग दम। तो ये तो हमें डायरेक्ट देखने से ही नज़र आ रहा है कि किसी भी रूट्स को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो वही की वही आना चाहिए। तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो भी वही रहेगा, इनका भी स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा। लेकिन अगर हम इस -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसने कहा है कि जो रूट्स जैसे हैं और उसका स्क्वायर भी दोनों रिमेन अनचेंज रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये D ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनचेंज नहीं रहेगा, ये तो देखने से ही सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम सॉल्व करें, द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसने कहा है कि अगर हम p की जगह 17 ले लें, मतलब p कोई वैल्यू होगी, अगर हम 13 की जगह 17 ले लें तो हमारा जो q के जो रूट्स हैं वो आ जाते हैं
तो इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं -2 एंड 15। ये भी आपका सिंपल मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक या रेफरेंस बुक का ही क्वेश्चन है। अगर हम गलती से p की जगह को p में जो 13 था वो 17 ले रहे हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स 2 और -15 हो जाते हैं, -2 -15। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, q है, तो q की वैल्यू मिल गई 30। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक वैल्यू तो सही मिल गई। अब हमने क्या करा, अगेन आप p जो हमारा गलत रख गया था अब उसको हमने करेक्ट करके यहाँ पे 17 की जगह 13 ले लिया, ओरिजिनल वैल्यू अब इसकी रख ली। ठीक है, 13। अब 13 रख के इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया तो हमको एक्चुअल रूट्स पता चल गए। जो सही रूट्स क्या थे, -3 एंड -10। ऑप्शन ए डी आर करेक्ट। ठीक, थैंक यू।